नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी दोस्तों, एपिसोड नंबर 91 91वां प्रोग्राम है। और जो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, आज खास तौर पर हम आपको मिलवाएंगे इंद्री के धाकड़ पूर्व विधायक राकेश काम्बोज उर्फ बिल्ला से। बिल्ला के नाम से बड़े फेमस है और आपको बता दें फेमस भी क्यों ना हो, क्योंकि इनका जो काम है वो बोलता है। दोस्तों चलिए सीधी बात करते हैं राकेश काम्बोज जी से। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे चाय की चुस्की में इंद्री के पूर्व विधायक है हमारे साथ राकेश काम्बोज जी। उनसे जानेंगे उनके जीवन के बारे में। आपको बता दें एक्स एमएलए रह चुके हैं और स्टार्टिंग इनकी जो हुई थी कांग्रेस से हुई थी, और जब ये विधायक बने तो उसके बाद ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल जी के समर्थन में चले गए थे। और दोस्तों एक बार फिर से दोबारा से राकेश काम्बोज की एंट्री हुई है कांग्रेस के अंदर। चलिए सीधी बात कर लेते हैं राकेश काम्बोज जी से, जान लेते हैं उनके परिवार के और उनके जीवन के बारे में। एक बात बता देता हूं आपको, राकेश काम्बोज जी के पिताजी भी इंद्री से विधायक रहे हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं। दोस्तों आज पूरी कहानी जानेंगे कंबोज परिवार की राजनीति से किस तरह से जुड़े, कैसे जुड़े, पूरा का पूरा आज जानने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, आपका सबसे पहले अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे, इसमें बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, सबको मेरा नमस्कार। राकेश जी, आपके जीवन में क्या रहा, बहुत उथल पुथल रही है, ये विषय तो लेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। जिस तरह से आपके पिताजी की राजनीति के अंदर बड़ी सक्रिय भूमिका रही है, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हीं से जानना स्टार्ट करेंगे कि आपके परिवार का राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ। मेरे दादाजी चौधरी जियालाल जी गांव के बहुत लंबे समय तक सरपंच रहे और मेरे फादर करनाल कोर्ट में प्रैक्टिस वकालत करते थे और बड़ी सीरियस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल में। और वो मंत्री भी रहे हरियाणा सरकार में, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। और 1983 में या 82 में कैंप लगा था यूथ कांग्रेस का प्यारेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़े में, और उसमें राजीव गांधी जी आए थे। उन्होंने राजनीति में आने से, ये शायद उनका पहला प्रोग्राम था प्यारेवाड़ा गांव में। हम 7 दिन रहे थे वहाँ और हमने वहाँ कई हजार पेड़ लगाए। उस समय निर्मल सिंह जी यूथ कांग्रेस के हरियाणा के प्रधान हुआ करते थे और हम भी करनाल जिले से काफ़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के लड़के वहाँ गए हुए थे। उसके बाद कांग्रेस सेवा दल में भी हमने काम किया। 1984 में अक्टूबर में कैंप लगा था पटना में कांग्रेस सेवा दल का, और इंदिरा गांधी जी का शायद वो आखिरी जनसभा होगी। बहुत बड़ी जनसभा थी कांग्रेस सेवा दल की। सारे हिंदुस्तान से कांग्रेस सेवा दल के कैंप में लोग आए हुए थे और हरियाणा की तरफ से हम भी वहाँ गए हुए थे। कांग्रेस सेवा दल में भी हमने काम किया। और उसके बाद लगभग 1993 में या 94 में मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस करनाल का प्रधान बना था। राकेश जी, मैं बीच में आपको थोड़ा सा टोकना चाहूँगा, क्योंकि आपका राजनीति में आने का कोई कारण नहीं था और ना कभी आपने सोचा कि मेरे को राजनीति करनी है, राजनीति में आना है। आपने लॉ किया, वकील बने, आप अपने पिता के दिखाए मार्ग पर चल रहे थे। और जिस तरह से राजनीति में आपने एंट्री की, एक शीवर से स्टार्ट किया, वो क्या, कैसे आपने ये सारा का सारा मैनेज किया, कैसे सोचा ये सब? मैं तो अपने फादर का ड्राइवर बन के काम करता था। कहीं वो जाते थे उनके साथ मैं भी चला जाता था, चाहे हल्के में जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, दिल्ली जाना हो। और हर बेटे का फर्ज होता है कि वो अपने बाप के साथ उसको अपना फर्ज निभाए बेटे होने का, और अपने उनकी सहायता भी करे। लोगों का आना जाना काफ़ी रहता था घर में। हम चाय अपने आप भी बना के दे दिया करते थे कि जो भी घर पे अवेलेबल हुआ उस टाइम। और उस मेरे फादर चले गए 1997 में, वो बीमार हो गए थे। और उसके बाद मैं सपने में सोचा भी नहीं था कभी चुनाव लड़ेंगे, पर धीरे धीरे
यूथ कांग्रेस में मैं था, और उसके बाद धीरे धीरे चलो पार्टी के साथ हम काम करते रहे, और 2005 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने इंद्री विधानसभा का टिकट दिया। लोगों ने भारी संख्या में मेरे को जिताया, और मेरे अंदर भी सपना था कि मैं हल्के में अपना काम करूं। सबसे पहले तो हमारे इंद्री हल्के में जो कॉलेज मेरे पिताजी ने बनवाया था, शहीद उधम सिंह नेशनल कॉलेज, मैं इससे पहले एक बात और बताना चाहूँगा। जब मेरे फादर एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हर गांव में जहाँ प्राइमरी नहीं था प्राइमरी स्कूल खुलवाया, जहाँ प्राइमरी था और जरूरत महसूस हुई तो 8th का खुलवाया, और जहाँ मैट्रिक का नहीं था तो वहाँ मैट्रिक का खुलवाया। +2 उस टाइम नहीं थी, हायर सेकेंडरी हुआ करती थी, और वो स्कूल बने। और हमारे इलाके में बहुत लंबे समय से मांग थी कि कॉलेज सरकारी होना चाहिए। लड़कियां करनाल आने से डरती थी, आती नहीं थी। फिर इंद्री में शहीद उधम सिंह नेशनल कॉलेज मटक माजरी में नींव रखी गई 1995 में, और पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके कॉलेज का निर्माण बना हुआ। मेरे फादर की डेथ के पश्चात मेरे फादर ने, जब उन्होंने देखा कि मैं बचूंगा नहीं, तो उन्होंने उस समय सुभाष चौधरी जी मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि सुभाष चौधरी जी को प्रधान बनाओ, नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कॉलेज को बंद करवा देंगे। कुछ लोग कहते थे इस कॉलेज में गधे बंधेंगे, ये भी कहते थे। तो हमने सबने मिलकर सुभाष चौधरी जी को कॉलेज का प्रधान बनाया, और उन्होंने भी पूरा मेहनत करके जैसे भी उनसे हुआ कॉलेज के आगे बढ़ाया उन्होंने। फिर कॉलेज बन गया, बच्चे भी आने लग गए, समय बीतता गया। 2004 आया, मेरे पास कॉलेज के लेक्चरर अलग अलग तरीके से आए। एक तो कहने लगा जी मेरे को लेक्चरर लगने के मैंने 7 लाख रुपए की बात कर रखी है। मेरे पास बलजीत मलिक आया, डबकोली वाला। अच्छा, खुली बात एकदम से। हाँ, उसका भाई लॉ कॉलेज में लेक्चरर, और बल्कि उसकी एसपी की सिस्टर है, क्या नाम था, सुरेंद्र पाल की सिस्टर है उसकी घरवाली। बलजीत मेरे को कहने लगा जी फलाना बंदा, उस टाइम राज इनेलो का था। मैंने कहा पैसे बिल्कुल ना दे भाई बलजीत, तू बलजीत जब डबकोली है, आप मैं तो यहाँ बैठे हूँ, आप वहाँ से जाके अभी पूछ भी सकते हो कि भाई बलजीत ने मेरे को बात कही थी ना कही थी। मैंने कहा कॉलेज पैसे किसी को मत दो आप, हम कॉलेज सरकारी कराएंगे, सरकार हमारी बनेगी। उसके बाद जितेंद्र लड़का है कॉलेज में लेक्चरर, हिंदी का लेक्चरर था, उसकी भी उन दिनों एज ए सेंट्रल स्कूल, उसकी सेंट्रल स्कूल में उसकी लेक्चरर की, हिंदी के लेक्चरर की श्रीनगर में उसको अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। वो मेरे पास आया जितेंद्र, मुझे कहने लगा भाई साहब मेरे का तो श्रीनगर में हिंदी का टीचर का या लेक्चरर का मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर आया। मैंने कहा तू ना जा भाई, अगर तू चला गया तो धीरे धीरे सारा स्टाफ छोड़ के चला जाएगा। वो नहीं गया, वहीं टिका रहा। तो मैंने सारे अध्यापकों से, स्टाफ से रिक्वेस्ट करी कि आप कुछ महीने बिना तनख्वाह के काम करते रहो, और सरकार हमारी बनेगी तो कॉलेज सरकारी कराएंगे। और हमारा धर्म भी था कॉलेज को सरकारी करवाना। जब मैं विधायक बना तो मैंने सबसे पहले तो विधायक बनते ही शहीद उधम सिंह नेशनल कॉलेज को सरकारी करवाया, जो अगर मैं विधायक ना बनता 100% बंद हो जाता। पहले प्राइवेट था वो? पब्लिक प्राइवेट क्या, ना तो एडिड था वो, जो सहायता प्राप्त कॉलेज स्कूल होते हैं, ना तो वो एडिड था। जनता के चंदे से, दान से सैलरी दी जाती थी स्टाफ की, फीस तो नामात्र थी। जब कॉलेज फिर सरकारी कॉलेज हुआ तो डिमांड्स जैसे जैसे लोगों की आने लगी,
तो आप उसके अनुरूप कार्य करते रहे। परंतु कुछ राजनीतिक हालात ऐसे हो गए, कई बार फर्ज निभाने में कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। जो हुआ चलो, मैं उसके बारे में अब जो वक्त बीत गया उसके बारे में उस वक्त की बात नहीं करना चाहूँगा। उसके बाद भी चुनाव हुए और इंद्री हल्के की जनता भरपूर सहयोग देती रही, सम्मानजनक स्थिति में वोट वो देते रहे सारे भाई साथी मिलजुल के। और पिछली बार मुझे पार्टी का टिकट नहीं मिला था, मैं कांग्रेस पार्टी में, तो बड़े निराश होके मैं, वैसे तो मैं मांगना नहीं चाह रहा टिकट, हालात ऐसे हो गए थे पारिवारिक, मैं टिकट लेना नहीं चाह रहा था। पर मुझे दीपेंद्र हुड्डा जी का फ़ोन आया, भाई टिकट कम से कम मांगने तो आ जाओ दिल्ली। मैं चला गया दिल्ली मांगने के लिए टिकट। उन्होंने चलो कोशिश करी, सारा हुआ, नहीं मिली। मैंने कोई बात नहीं, नहीं मिली तो घर में मैंने ब्रदर को बुलाया अपने, मैंने एक बात कही भाई को कि इतने पिताजी ने चुनाव लड़ लिए और मैंने भी लड़ लिए, कम से कम हमें एक बार सबका धन्यवाद करके ये कह के अब हमें घर बैठ जाना चाहिए कि भाई आप में से कोई भी चुनाव लड़ लो, कल ये मत कहना कि राकेश ने हमारे से एक बार भी पूछा नहीं। हमने मीटिंग बुलाई, साथियों ने मीटिंग बुलाई बल्कि, और जब मैं घर से चला मैं ये कह के गया चला था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने सारे साथी वहाँ आए तो मैंने एक बात कही कि अपने में से कोई व्यक्ति चुनना हो तो चुन लो, मैं आपकी बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। ना मेरा दिल था लड़ने का और ना मन था और ना शरीर था, हालात ऐसे थे। परंतु सभी कहने लगे नहीं आपको तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने फिर भी ना कर दी। मैंने कहा आप मेरी शक्ल देख के कह रहे हो, मेरे सामने आप जवाब नहीं दे सक रहे। मैंने कहा कि मैं आधा घंटा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, मैं, आप दोबारा आपस में मीटिंग करके फैसला करो। उन्होंने दोबारा मीटिंग करके फैसला किया कि आप ही लड़ोगे। मैंने कहा भाई नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। अब मैं पहले अपने घर जाके पूछूंगा। मैं वहाँ से आया, मैंने घर जाके पूछा, मैं कहा भाई क्या करें, चुनाव लड़े या ना लड़े। तो कहने लगे आप चुनाव लड़ लो, जब सारे सारे ये बात कह रहे थे। तो मैंने एक बात कही भी ये चुनाव मेरा नहीं, आप लोगों का चुनाव है। वो कहने लगे हम 36 बरादरी मिलकर चुनाव ये लड़ेंगे और साथ देंगे हर तरीके से। और 36 बरादरी का वो चुनाव लड़ा गया, बड़े बढ़िया तरीके से सबने चुनाव लड़ा। हर बंदे ने अपने अपनी ड्यूटी, उन्होंने ये सोच के चुनाव लड़ा जैसे ये उनका अपना वो खुद इलेक्शन लड़ रहा हो। और वैसे तो हम चुनाव जीत गए थे, परंतु सरकार ने, आपको पता है सरकार सरकार होती है, 2 घंटे के बीच में 2 घंटे काउंटिंग रोकी। हमने पहले भी चुनाव लड़े, एमपी के चुनाव में भी काउंटिंग में बैठे, एमएलए के में बैठे, अपनी में भी बैठे। सबसे पहले खुलते हैं बैलेट पेपर, जो एम्प्लॉयज की वोट होती है, वो बैलेट पेपर खुल के उनको गिन के रख दिया जाता है। जब हमारी काउंटिंग हुई, बैलेट पेपर खोले तो तभी वहाँ तहसीलदार साहब आए, कहने लगे भाई इनको बांध के रख दो, ऊपर से आदेश आया और इनकी काउंटिंग बाद में की जाएगी। हम समझे नहीं, 2019 की बात है। तो काउंटिंग हो रही थी, 11:30 पौने 12 राउंड हो गए थे या 12 हो गए थे। तो उस समय मैं लगभग 161 वोट से आगे था। तो उस टाइम खाना आ गया जी। अब मैं पूछना चाहता हूँ सभी भाइयों से, आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके घर कोई फंक्शन हो जाए, आपको पता लगे भी 40 आदमी आएंगे या 10 आदमी आएंगे, 10 आदमी आएंगे तो आप 8 समोसे थोड़ी मंगवाओगे, आप 14-15 मंगवाओगे, 16 मंगवा लो कि आप तो कोई 2 खाने लग जाए। अगर आप ये घर के फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, पता लगे आपको भी हम लगभग 50 आदमियों का इंतजाम है, तो 50 का, 60 का, 70 का या 75 का आदमियों का खाना इंतजाम करेगा।
किसी भाई की शादी है, लड़के की या लड़की की, अगर उसने 400 आदमियों का हलवाई किया है तो वो 100 आदमी ऊपर लेके चलता है, 100 आदमी कभी कम लेके नहीं चलता। काउंटिंग का अगर 50 आदमी काउंटिंग के थे, 60-70 आदमियों का खाना मंगवाना चाहिए था। उन्होंने 20 आदमियों का खाना मंगवा के, खाना 1:30 बजे तक उन्होंने खाना खाया। फिर सारे चुपचाप बैठे रहे, हम भी समझे नहीं क्या हो रहा है, हमने सोचा खाना आता होगा। हंसते हंसते ऑब्जर्वर चला गया, एसडीएम साहब चले गए बाहर, तहसीलदार साहब बाहर चले गए, काउंटिंग करने वाले भी बाहर चले गए। हम क्या, हम बैठ के क्या करते, हम भी बाहर आ गए। सारे जो काउंटिंग एजेंट थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ गए। इन 2 घंटे में पता नहीं उन्होंने क्या करा। अदरवाइज हर राउंड में पहले में 100-150 का अंतर था, 100 का, 50 का, 100 का, 50 का, 150 का, 200 का, ये डिफरेंस चल रहा था। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ भाइयों, अब आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। मैं करनाल में पढ़ा, ठीक, और करनाल में पैदा होया। करनाल के आसपास का जो 8-10 किलोमीटर का एरिया था, जैसे कुंजपरा से लेके इधर रंबा लेके उधर कुड़क लेके, ये जो चुचाना आ गया, बीच में सारे गांव आ गए, जिनके यहाँ मेरा आना जाना ही बहुत ज़्यादा है। क्या तो नेक टू नेक फाइट चल रही थी, और यहाँ आके अपना एकदम ही तीन राउंडों में, 3.5 राउंडों में 7,000 का डिफरेंस डाल दिया। चलो जो कुछ हो गया हो क्या गया। इसमें क्या लगता है आपको, धांधली हुई है, क्या लगता है क्या? आप खुद समझदार हो, मैं क्या कहूँ। जब खाना उन्होंने 20-50 आदमी, मान लो काउंटिंग में खाना 20 का 50 का मंगवा लेते थे, सारे खा लेते, चलती रहती काउंटिंग, तो किसी को बात ही नहीं। परंतु सारी पार्टियों के कैंडिडेट, उनको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एजेंटों को पता है। राम कुमार कश्यप जी तो काउंटिंग में आए थे, डरते डरते नहीं आए थे वो, कि उनको भाई मैं तो डिफीट कर रहा हूँ, परंतु बाद में वो एकदम आ गए। चलो जो परमात्मा ने करना था वो तो चलिए हो गया। दोस्तों, बताते हैं आपको आखिरकार क्या हुआ। ये छोटी सी एक जानकारी थी जो मन में थी राकेश काम्बोज जी के, और हमने भी इसके अंदर किसी तरह का कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया और सीधी बात आपसे कराई है। अब जान लेते हैं राकेश काम्बोज जी से कुछ ऐसे सवाल जो चुस्की वाले होते हैं, चाय की चुस्की के साथ लिए जाते हैं। पूरा आपको बता दें, हल्के में ठीक ठाक रसूख था। राकेश जी आपको बड़ा बिल्ला के नाम से बड़ा जाना जाता है, बड़े मशहूर हो। कहीं भी बात होती है आपके वोटर में, समर्थक में, सीधी बात करते हैं हमारा तो एमएलए बिल्ला है। बहुत एक प्रभावशाली सा नाम लगता है और बड़ा उसका एक इमेज सी लगती है। ये नाम किसने रखा आपका, कैसे आप इस नाम से प्रचलित हुए? नाम तो मेरे माँ बाप ने रखा, और कौन रखेगा। निकनेम जैसे? हाँ रखते हैं सभी। जी। और या फिर मेरे को देख के कहने लगे होंगे। जी। तो कैसा महसूस कैसा होता है जब आपको, जैसे मुझे आपको पता लगता है मुझे भी, मैं बताता हूँ आपको, जैसे कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं आपके और आप बाई चांस थोड़ा सा लेट हो गए और एकदम से आ जाते हो, लोग कहते हैं बिल्ला हो गया भाई, तो वो क्या ऐसे कैसे? राकेश कहते हैं। राकेश हाँ कंबोज, हाँ, राकेश कहते हैं सारे। विधायक कहते हैं राकेश आपने कंबोज पहली आपको। बार सवाल किया ये। जी, सवाल बनता है इसलिए किया है। ठीक है जी। जी, वो प्यार में कह देते हैं जी। प्यार में कहते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपको बता दें, जो ये नाम रखा गया था, परिवार के लोगों ने रखा था, प्यार से रखा गया था। राकेश कंबोज बेसिकली नाम है, प्यार से बिल्ला। जो बहुत नज़दीकी लोग होते हैं, फ्रेंड सर्कल के होते हैं, उसके अंदर इस तरह का नाम यूज़ किया जाता है। लेकिन एक नाम प्रचलित हो जाता है राजनीति में आने के बाद। राकेश जी आपके जीवन में उथल पुथल बढ़ी रही है राजनीति में आने के बाद, काफ़ी उठा पटक हुई, उथल पुथल रही, जीवन बड़ा संघर्ष में रहा है, कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। तो किस तरह के उतार चढ़ाव आपने देखे, क्या लगा, क्या जीवन का अभी तक क्या निचोड़ निकाला आपने? कुछ भी कहो, परमात्मा बंदे को अपने हिसाब से चलाता है। आदमी सोचता कुछ है और करता कुछ है और होता कुछ है। ये तो जिंदगी है, किसी की चित भी पट हो जाती है, और भैया ये तो परमात्मा करने वाला जो कुछ होता है। और
मैं तो एक बात कहता हूँ, आदमी का वो लोग राजनीति में नहीं आने चाहिए जो सोचते हैं मैं राजनीति में आके पैसा कमाऊंगा। एज पॉलिटिकल राजनीति को बिजनेस नहीं बनाना चाहिए और इसको सख्त से सख्त इसके ऊपर कानून होने चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें राजनीति को धंधा बना रखा है लोगों ने, और ये धंधा आपको मालूम है कौन कौन सी स्टेट में चला है। मैं कंबोज साहब से भी जानना चाहूँगा ये कौन कौन सी स्टेटों में धंधे चल रहे हैं राजनीति के नाम पे। और एक बात बताना चाहूँगा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अभी अपने एक मंत्री को सस्पेंड किया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उसने धंधा बना लिया था कमीशन लेने का। तो राकेश, ये धंधा बड़ा चल रहा है राजनीति के अंदर, लोगों ने बड़ा पैसा कमाया और पहले की सरकारें रही उसमें भी काफ़ी ये धंधे चले हैं इस तरह के। तो आप कैसे, क्या लगता क्या है अभी एकदम से? तो पंजाब वाला जो मामला है, मैं तो इस हक में नहीं हूँ। जो आप कह रहे हैं कि उस रिश्वत ले 2 महीने में कोई क्या कितने पैसे ले लेगा, क्या पता अंदर की बात क्या है। अंदर की बात तो आपको भी नहीं पता क्या है क्या नहीं है। अंदर की जो बात सामने आ रही है वो बताओ। नहीं, तो किसी को फंसा दो, भाई मुझे पैसे मांग रहा था, इसने फलाने की कमीशन करी, लिया या लेगा। प्री प्लान हो सकता है कहने का मतलब। मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री से, कोई भी मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री सोचता है मंत्री मेरे हिसाब से चलेंगे तो ठीक है, नहीं मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकता है, सब कुछ है उसके हाथ में। अब बग्गा दिल्ली से था, दिल्ली से बग्गा कुरुक्षेत्र में आके ले गए थे पंजाब पुलिस वाले। तो अब ये बताओ, अगर पंजाब पुलिस वाले उसको ले जाते तो उसके साथ क्या बनता? क्या खतरा था उसको? मेरे को नहीं पता बग्गा को क्यों पकड़ के ले जा रहे थे, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आपसे। मुकदमा दर्ज था मोहाली में उसके खिलाफ। क्यों, किस लिए था? मोहाली गया था वो एक कमेंट्स हुआ कोई। कमेंट तो दुनिया करती है, कमेंट्स तो दुनिया मेरे खिलाफ भी करते हैं लोग। ये थोड़ी है कि किसी के खिलाफ कमेंट्स कर दिया तो उसको अरेस्ट कर लिया। और जब मैं तो एक बात कहूँगा, केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के पास सारे तंत्र होते हैं। जब वो टिकटें देता है तो उसके पास सारा सिस्टम होता है। एक स्टेट का मुख्यमंत्री दूसरे स्टेट में टिकटें बैठ रहा है, उसकी अपनी सीआईडी भी होती है, उसकी अपने पार्टी की सीआईडी भी होती है, और उसका एक खुद का भी सिस्टम होगा पार्टी का, जो ये ईमानदार सिस्टम होगा। जो जब उनको पता था भाई बंदा ये ईमानदार नहीं है तो उसको पहली बार टिकट दिया क्यों? बड़ा सवाल है ये। हाँ, फिर उसको टिकट दे दिया तो उसको मंत्री बनाया क्यों? मंत्री भी देख के बनाने चाहिए थे। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ जी, मैं तो इस बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, परंतु मुख्यमंत्री जी उसको उसके पद से हटा देते, अपनी पार्टी से निकाल देते। एक अपने साथी मंत्री को, हो सकता है केजरीवाल जी उसको मुख्यमंत्री बनाते, फिर क्या होता? अपने साथी मंत्री को जो अपने साथ अपने मंत्रिमंडल में है उसको बैठ के समझाया भी जाता, भाई तू ऐसा करेगा तो तेरे खिलाफ हम कार्रवाई, एक वार्निंग दे देते, चेतावनी दे देते। परंतु उसने पता नहीं अंदर की बात क्या है क्या है, हमारे को नहीं पता जी। उसको राजनीति से प्रेरित है कुल मिला के बात करें तो। भैया ये अपनी पार्टी का, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें विवाद में मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, परंतु कुल मिला के ठीक नहीं हुआ, ऐसा कहना चाहते हैं आप? 2 महीने में कोई क्या कमा लेगा भाई, यूँ बताओ। 2 महीने में तो अपने डिपार्टमेंट का पता नहीं होता उसमें क्या है क्या नहीं है, और वो पेशे से डॉक्टर है या नहीं है ये तो हमें पता नहीं है, परंतु मैं इस विवाद में पढ़ना भी नहीं चाहता। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। मैं मेरा कोई केजरीवाल से मेरी कोई, जिसे मेरी कोई वो नहीं है, खुंदक नहीं है, या मैं कोई उनके खिलाफ हूँ, वो बात भी नहीं है। ये तो मैं एक इंसानियत के नाते लगा लो, या जितना कि राजनीतिक में मेरे को पता है थोड़ा बता उसके बारे में, तो मैं ये बात कह रहा हूँ। बिल्कुल दोस्तों, व्यक्तिगत राय भी होती है आदमी की और व्यक्तिगत सुझाव भी होते हैं। ये था बीच में एपिसोड, बीच में आ ही गया, केजरीवाल को शामिल कर लिया, ऐसी बातें बीच में आ गई। हरियाणा की बात कर लेते हैं। राकेश जी, आप विधायक रहे, आपका बड़ा दबदबा रहता था, फिर आपने अचानक त्याग पत्र दे दिया, चौधरी भजनलाल जी के समर्थक में चलेंगे, वो सारा घटनाक्रम रहा है बड़ा, तो उससे क्या लगा आपको? सबसे पहले तो आप पॉलिटिकल लोगों ने एक बात फैलाई कि राकेश ने त्याग पत्र दिया।
भाइयों मैंने त्याग पत्र नहीं दिया, मेरे को तो एमएलएशिप से हटा दिया था, आपको पता ही नहीं इस बात का। ये बड़ा आप खुलासा है ये वाला। ये मैं आज पहली बार कह रहा हूँ, मुझे मैं त्याग पत्र नहीं दिया था, मुझे निकाला गया था, पार्टी से निकाल दिया था मुझे। उस समय सरकार में रहते रहते हाँ, ऐसी क्या बात हो गई थी? चलो मैं ज़्यादा इस बात में पढ़ना नहीं चाहता, जो हो गया सारी बातें, अब मैं उन बातों में दोबारा जाना भी नहीं चाहता जो जो पीछे बीत चुका है। तो राकेश जी, वापस आपकी वापसी हुई है कांग्रेस के अंदर, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो उदय भान जी हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने दोबारा से फिर से आपको कांग्रेस में लिया है। तो क्या लगता है अब कैसे, कितना जोश रहेगा आपके अंदर, कैसे क्या रहने वाला है कि राजनीति के अंदर कितने दबदबे से आप आगे बढ़ोगे? पहली बात तो राजनीति में कोई दबदबा किसी का नहीं होता, ये गलत बात है। मेरे को मेरा दबदबा है या कुछ हो रहा है, एक सिंपल सा व्यक्ति हूँ मैं तो, सिंपल सा आदमी हूँ, देसी आदमी हूँ, देसी हमारे खाने हैं, कोई 5 स्टार कल्चर नहीं है, ना हमें होटलों में खाने की आदत है। दबदबा तो वो दबंग आदमियों को होता है, मैं कोई दबंग नहीं हूँ, सिंपल सा आदमी हूँ, वैसे किसान परिवार से हूँ, खुद खेती भी करी है, करी भी है, वकालत भी करी, एमएलए भी रहा। मेरे फादर ने हमें एक बात कही थी जब वो ज़्यादा बीमार थे, कि बेटे स्टैंडर्ड मेंटेन ना करियो, जिस हालात में जैसा भी हालात हो वैसे हालात में रह लियो। अब तो जैसा भी हालात हो उसमें रहने वाले हैं, सूखी रोटी भी खा लेते हैं, दाल भी खा लेते हैं, बाकी हाई फाई लाइफ हमारे को ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन इसमें राकेश जी एक बात देखिए कि जो आपके समर्थक हैं बड़ा मान रखते हैं आपके ऊपर, बड़ा हमने भी सुना है, हल्के में भी सुना है और आसपास के एरिया में भी सुना है कि जितने भी आपके सपोर्टर रहे हैं वो जल्दी से आपको छोड़ते नहीं हैं। क्या क्वालिटी आप, क्या किस तरह से उनके बीच में रहते हैं आप, कैसे दिल जीत लेते हो? हम सारे आपस में भाई भाइयों की तरह बात करते हैं, बच्चों की तरह बात करते हैं, कभी आपस में झूठ नहीं बोले आपने, कभी किसी की जेब की तरफ नहीं देखा मैंने, ना कभी किसी से पेट्रोल डलवाया, ना किसी को। होटलों में जाते हैं लोग खाना खा के, ले भाई बिल तू दे दे या कर दे, अपनी ऐसी कोई बात नहीं रही, बिल्कुल सीधा साधा सा सिस्टम है। अब मैं झूठ बोलूँगा तो एक झूठ जो कोई व्यक्ति बोलता है 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 5 में, 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में पता लग जाता है कि व्यक्ति झूठ, जो झूठ बोल रहा था या ये गोलीबाज है। जो बात दिल में हो वही जवाब हो तो ठीक रहती है। व्यक्ति एक टाइम बुरा मान जाता है, अगली बार बुरा नहीं मानता। जिसका काम होना हो, क्या जब तेरा काम हो जाएगा, जिस जो काम हो ही नहीं सकता है उसके गेड़े के चक्कर क्यों लगवाएं। वो बेचारा एक बार आएगा 5-7 हज़ार रुपये खर्च के, 2 बार आएगा फिर पैसे खर्चेगा, 3 बार आएगा फिर खर्च देगा, फिर चौथी बार आएगा, फिर 5वीं बार आएगा। और पॉलिटिकल लोग जब वो थक जाता है ना, फिर सोचते हैं अब ये बैठ गया अब नहीं आएगा, ऐसे लारे नहीं लगाना चाहिए किसी को। राकेश जी, आपने जैसे अब कांग्रेस ज्वाइन की है इस समय आपने, और इंद्री हलके में कांग्रेस के दो दिग्गज नेता, यानी कि अगर हम बात करें तो भीमसेन मेहता दिग्गज नेता माने जाते हैं, और उसके बाद डॉक्टर सुनील पवार और उनकी वाइफ नवजोत कश्यप, इन्होंने भी काफ़ी काम किया, टिकट भी ले गए, चुनाव भी लड़ा। तो इस पूरे के पूरे हलके के अंदर ये दो नेता चल रहे थे, इनको मालूम नहीं था कि राकेश कंबोज की वापसी हो जाएगी। अब आपकी वापसी हो गई, अब तीन लोग हो गए हैं, चुनाव एक लड़ेगा, और भी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के। आपको क्या लगता है आपके आने से कितनी हलचल बढ़ी है, पारा गर्म हुआ है इंद्री का या नहीं हुआ? नहीं है, जिसको भी टिकट मिलेगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसको भी ठीक समझेंगे दे देंगे। और किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिल सकती है, ये तो मेरी को गारंटी थोड़ी है मेरे को मिलेगी। किसी भी ईमानदार कार्यकर्ता को पार्टी टिकट दे सकती है, ये तो। और सभी पार्टी में ऐसा होता है, कोई कांग्रेस में थोड़ी होता है। जिसको पार्टी ठीक समझेगी उसको टिकट दे देगी पार्टी। राकेश जी, आपके हल्के में लगातार अगर देखा जाए दो प्लान से भाजपा के एमएलए रहे हैं, एक मंत्री भी बने हैं करणदेव कम्बोज जी, और उसके बाद राम कुमार कश्यप जी अब विधायक हैं। आपको क्या लगता है कि कितनी डेवलपमेंट हुई आपके क्षेत्र के अंदर, कुछ बदलाव आया? 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वाले मुझे भी टिकट दे रहे थे, मैंने उनकी टिकट नहीं ली। और लास्ट डे पे मुझे बिंदल का फ़ोन आया ना, मेरे भाई ने कहा भी
एक बार बिंदल को फ़ोन कर लो, मेरी बात कई बार मेरे को फ़ोन कर रहे हैं वो। मैंने कहा नंबर दे दो। बिंदल बिंदल साहब पोटा साहब से विधायक थे, शायद हरियाणा के इंचार्ज थे वो। और उन्होंने कहा कि आप यस कर दो जी, सुबह आपका नाम टिकट में आ जाएगा। मैं कहा जिन्ना मेरा नाम ना करियो, आप किसी और को दे दो। उससे पहले विज जी अमृतसर के हैं, चुग साहब से, सॉरी चुग साहब भी मेरे को मिले थे जिंदल साहब के सेलर में। मुझे जिंदल साहब का फ़ोन आया था उस टाइम। वो मेरे को कहने लगे राकेश जी तुसी की चुनियां ठिनियां इकट्ठे करते फिरदे हो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वोटां की गठरी देंदे पे हैं। तो मैंने कहा जी ना, आत्मा मार के मैंने कोई काम नहीं कराया, मैं जहाँ हूँ ठीक हो। क्योंकि हार जीत तो अलग चीज़ है, अलग मायना है। और किसी को सबसे बड़ी बात धोखा नहीं देना चाहिए, एक बात को। और जो भी विधायक बनता है उसका फर्ज होता है अपने हल्के में विकास करे, क्योंकि जनता ने जिताया उसको। परंतु अननेसेसरी पैसा भी नहीं खर्चना चाहिए। सरकार का पैसा को खर्चो तो अपना पैसा समझ के खर्चो। अब एक टाइल 3 बार, एक सड़क गली में 3 बार टाइल लग रही, क्या हम अपने मकान में क्यों नहीं बदलते 3 बार टाइल? अब मेरा मकान जो मेरे फादर ने फर्श बना दिया था वही फर्श आज भी है। तो जब एक घर में एक सड़क 3 बार उखाड़ के 3 बार बनाई जा रही है, उसके सीवरेज भी खराब होता है। और जब 3 बार तो उसमें कहीं ना कहीं घपलेबाजी तो होती है। और मैं तो एक विचार का आदमी और हूँ। हमारे इंद्री में रेस्ट हाउस है, एक पुराना एक नवा है। और नया रेस्ट हाउस होता है आम पब्लिक का रेस्ट हाउसों में मतलब ना के बराबर रिजल्ट है आने जाने का। भाई कोई मुख्यमंत्री आ गया, मंत्री आ गया, उसमें ठहर गया तो चले गए। और रेस्ट हाउस भी मेरे ख्याल में काफ़ी पैसा लगा उस पर। और आज तक वहाँ एक भी मंत्री नहीं ठहरा मेरे अंदाजे से, तो पक्की बात कह रहा हूँ। अधिकारी नहीं कोई ठहरा, लोकल ठहरते होंगे। और तीन तीन एम्प्लॉइज हैं वहाँ। और एक एम्प्लॉय की मान लो 17,000 रुपये तनख्वाह हो, 17 से 51,000 रुपये सरकार के जा रहे हैं। मैं उन बेचारों का ये नहीं है कि आपको कि उनके पेट पे रोटी रोटी लात मार रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार का पैसा अपना पैसा समझ के करना चाहिए, खर्चना चाहिए। अब कुंजपुरे में बस स्टैंड बनाया, या तो कुंजपुरे में बस भी खड़ी करो, कुंजपुरा से चंडीगढ़ बस चलाओ, फिर तो बस स्टैंड का तुक है। कुंजपुरा से आप शिमला चला दो बस, कुंजपुरा से वैष्णो देवी चलाओ बस, या कुंजपुरा से आप आगरा बस चला दो, तो लग बनता है भाई कुंजपुरा में बस स्टैंड है। वहाँ बस आती ही नहीं। एक आधी दिन में पीछे तो 2 बंद थी, एक दिन में एक आधा गेड़ा किसी ने बस ने काट लिया, तो नहीं। तो वो बस ये चीज़ें बनी हुई होंगी, लोगों ने कमीशना भी खाई होंगी। अब मैं करनाल में देख रहा हूँ, मतलब अधिकारी हर लोग, ये आमतौर पे लोग आपस में बातें करते हैं, हर व्यक्ति बात करता है यार इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, यह चीज़ तोड़ी क्यों है। फिर जब तोड़ दी देखते हैं दोबारा इस पर फलानी चीज़ लगने लग रही है। मतलब अधिकारी ये सोच रहे हैं भाई हम पैसा खावे कैसे, नए नए तरीके से। पीछे वहाँ स्पीड ब्रेकर बना दिए, स्मार्ट रोड पे। पता नहीं एनडीआरए वाला रोड है जो बल्दी जा रहा है। मैं जब बनने लग रहा था कार उछल के गई और टूट गई कार। और अब भी कोई गलती से वहाँ रात को मान लो लाइट अपनी खराब हो जाए, गलती से उस पर को आ जाए, 100% गाड़ी पलटेगी, 100%। और एक तो बिल्कुल मोड़ पे लगा दिया, एनडीआरए से जो मुड़ते हैं इधर ये वहाँ भी लगा आई चौक की तरफ, यहाँ बिल्कुल लगा दिया। तो अधिकारियों को भी औरों को भी जो लोग चलते हैं उनको मुख्यमंत्री से इन बातों की शिकायत भी करनी चाहिए। और मैं ये की बात कहूँगा, पैसा सोच समझ के खर्चना चाहिए। और एक बात और कहूँगा, जो हम कर्ज ले रहे हैं, हरियाणा स्टेट कर्ज ले रहा है, हम इसको पाड़ेंगे कैसे, उतारेंगे कैसे? बड़ी बात है ये, जो कर्जा इतना चढ़ गया, जो इस कर्जे को हम उतारेंगे कैसे उतारेंगे, क्या प्लानिंग है?
भारतीय जनता पार्टी की क्या प्लानिंग है, या और जो पार्टी है उनकी क्या प्लानिंग है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी से जो कर्ज बढ़ा है, कोई ऐसा भी सिस्टम चलाए ये हम इस कर्जे को धीरे धीरे उतारे भी। ये थोड़ी अब इस साल 40,000 करोड़ रुपया ले लिया, अगले साल 60,000 और ले लिया, उससे अगले साल 80,000 करोड़ और ले लिया, इस तरह हम करते रहे। ला भाई हमने भी ले लिया, फिर ले लिया, फिर ले लिया, फिर ले लिया। सरकार को सोचना चाहिए, चाहे देश का, मैं तो नरेंद्र मोदी जी भी को भी कहूँगा वो एक बार सोचें। नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी सोचें, एक कमेटी बनाए देश की, सभी पार्टियां मिलकर, या चलो बीजेपी अपनी पार्टी में इस देश का सोच लो, ये देश बचेगा कैसे। राकेश जी, मेरा सवाल था कि 7 साल हो गए हैं भाजपा को राज करते हुए, इंद्री के अंदर भाजपा के ही है, तो डेवलपमेंट कितनी हुई है इंद्री के अंदर? डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है? किस भाई, एक भी तो कोई नया कॉलेज नहीं बना, एक भी कोई नया स्कूल नहीं बना, एक भी। बाकी भैया रूटीन के काम तो पहले भी हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं। राकेश जी, आपका क्षेत्र है इंद्री विधानसभा क्षेत्र है, आप विधायक रहे हैं वहाँ से, आपके ही उसमें कमालपुर उड़ान गांव है, वहाँ एक 4 साल के बच्चे का मर्डर हो जाता है जस का। उसके लिए काफ़ी परिवार के लोग कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहाँ पहुँचे थे। क्या लगता है अभी तक जांच क्यों नहीं सरकार पर कर पा रही? क्या कारण क्या हो सकता वो बच्चा तो बेचारा चला गया, जिसने भी उसकी जान ली गलत ली है। उसकी जांच दूध का दूध पानी होना चाहिए, सीबीआई से जांच हो जाए तो बढ़िया बात है। और जो भी हुआ गलत हुआ, वो बेचारा बच्चा, लोगों ने गए भी, दुख सबको हुआ, आसपास के क्या सारे देश के हरियाणा के लोगों को दुख हुआ कि एक 4 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बड़ा दुख हुआ, मैं भी गया 2 बार वहाँ, और मेरे तो बड़े गहरे संबंध हैं उस परिवार से भी, और सारे कमालपुर वालों से भी मेरे तो भाइयों की तरह संबंध है कमालपुर वालों से। मेरे साथ काफ़ी संख्या में लड़के वहाँ बंदे पड़े भी हुए हैं, और पारिवारिक मेरे फादर का मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन है उस गाँव में। है? कैसी कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा की जनता को, अपने हल्के की जनता को? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अपना मिलजुल करें भाई, अपना बहकावे में ना आए, और सब अपना साथी भाई भाईचारा बना के रखें, प्यार बना के रखें, अपनी खेती बढ़िया करें, दुकानदारी बढ़िया करें। और जो सरकार भ्रष्टाचारी है उसको अपना उखाड़ फेंकें, और आने वाला समय आप लोगों का अपना है, उसमें आपसे के सबके सहयोग की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है। अकेला बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सभी मिलजुल कर साथ दें, और जो अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा मिलजुल कर पूरा करेंगे। आपको लगता है हरियाणा में भ्रष्टाचार बढ़ा है या कम हुआ? क्या लगता है आपको? भैया जब सड़कें गलियाँ जो ठीक ठाक हैं, पक्की सड़कें हैं ठीक ठाक हैं, उनको उखाड़ के दोबारा बना, मंडी के फड़, इंद्री मंडी का फड़ इतना बढ़िया फड़ था, पक्का फड़, उखाड़ के टाइलें लगा दी। टाइलें की कमीशन आनी होगी, टाइलें वाले की टाइलें बिकनी थी। सभी टाइलों की फैक्ट्रियाँ लग रही है हरियाणा में, जो इसमें सब विधायकों के हिस्से हैं, जो जो हरियाणा के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, इस सरकार के, सब ने टाइलों की फैक्ट्रियाँ लगा ली। जो जो एंटी लॉक सिस्टम वाली कौन सी है ये टाइलें, इंटरलॉक वाली। और भाई अपना कोई पाइप, कोई कुछ, कोई कुछ। जिन लोगों के पास मोटरसाइकिल भी घूमने के लिए नहीं होया करती, वो लंबी लंबी गाड़ियाँ लेकर आज घूम रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी के राज में। ये तो अपनी आंखों से देख रहे हैं हम। मोटरसाइकिल भी नहीं होती थी, आज लंबी लंबी गाड़ियाँ ले रहे हैं। कहाँ से आया वो? ये देश पर जो कर्जा चढ़ रहा है वही सारा पैसा है ये। राकेश जी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, थोड़ा सा तीखा हो सकता है।
राकेश जी, आपके चौधरी भजनलाल परिवार से बड़े गहरे संबंध रहे हैं और आज आप इधर हुड्डा जी के वाले पाले में आ चुके हैं, तो इस संबंधों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है लोग क्या सोच रहे होंगे? क्या आप तक क्या बातें आ रही हैं? चौधरी भजनलाल भी अपने आदमी का साथ देते हैं डट के, और भूपिंदर सिंह हुड्डा भी अपने आदमी का साथ डट के देते हैं। विकास की बात चौधरी भजनलाल जी ने भी करी, विकास की बात चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी भी कर रहे हैं। दोनों की नेचर लगभग एक जैसी है। हाँ, वो भी 36 बरादरी के नेता थे, ये भी 36 बरादरी के नेता हैं। दोनों काम करने में विश्वास रखते हैं। अब तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो भी झूठ नहीं बोलते थे, ये भी झूठ नहीं बोलते। ये तो मैंने बड़ी बारीकी से देखी है बात। मतलब तराजू भी अगर दोनों को तोल ले तो दोनों बराबर है। बराबर है, दोनों काम करने में बराबर है। वो हमारे बीच में नहीं रहे। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी जो कहते हैं वो करते हैं, और हरियाणा की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं वो, और सच्चे आदमी है ये भी। भूपिंदर सिंह हुड्डा भी सच्चे आदमी है। चलिए राकेश जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी बहुत का, आप सबको मेरे राम राम, धन्यवाद। दोस्तों, ये थे राकेश कंबोज, जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है अब तक टाइम्स का चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। इसमें कुछ ऐसे सवाल है जो हमने रखे हैं, और ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में असर डाल सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम है चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। और दोस्तों, जाने से पहले आपको एक बात बता देते हैं कि 29 मई को, यानी कि आज जो आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और आज हरियाणा में 4 रैलियां भी अलग हो रही हैं बड़े स्तर के ऊपर। कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल की हो रही है, हरियाणा सरकार भी कर रही है, और भी जेजेपी वाले भी अपना कर रहे हैं सिस्टम। मतलब कि हरियाणा के अंदर राजनीति की जो गर्माहट है समय से पहले आ चुकी है, और उससे पहले जो इस गर्माहट है उसमें जो और ज़्यादा गर्मी पैदा करने का काम किया है, वो बता देते हैं। वो किया है करनाल के पूर्व सांसद और रोहतक के मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने। दोस्तों, इस समय पूरी हरियाणा की राजनीति में छाए हुए हैं तो अरविंद शर्मा छाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार के साथ, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दोस्तों, आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.